कंप्लीट करते हैं। शिक्षा पूरा कर लिया हमने। शिक्षा क्या एंड वाला कौन सा था शिक्षा में? एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, अर्पित। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य से जुड़े हुए सारे टॉपिक देखना इस बार क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बीमारी का नाम लिखिए, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस। कंटेनमेंट जोन बनने से पहले कोविड का, उससे पहले एक कंटेनमेंट जोन बन गया था बिहार में, एनसेफेलाइटिस बीमारी फैल गई थी, तो उसके बारे में लिखना है। लिखिए, स्प्रेड इन बिहार, बिहार में फैला, इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में कौन सी बीमारी फैली थी? एनसेफेलाइटिस के दो प्रकार होते हैं, उस प्रकार का नाम लिखिए, एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो एक फैल गया मुजफ्फरपुर में एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम, और दूसरा फैला था गया में, बिहार के गया में। गया में जो फैला था वो उसका प्रकार था जापानी एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस। अब ये दोनों प्रकार किस प्रकार की बीमारी होती है वो लिख लीजिए। इट इज स्वेलिंग ऑफ ब्रेन, यह मस्तिष्क की सूजन होती है। इट इज स्वेलिंग ऑफ ब्रेन, यह मस्तिष्क की सूजन होती है। कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस, जो हर्पीज वायरस से होती है। कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस, जो हर्पीज वायरस से होती है। क्या क्या होता है इस बीमारी से लिख लीजिए, साइड इफेक्ट्स, इसके प्रभाव। मेंटल कंफ्यूजन, मानसिक दुविधा। डिसओरिएंटेशन, चक्कर आना। और कोमा, या कोमा में चले जाना। अब केवल इस एक वायरस की वजह से एनसेफेलाइटिस नहीं होता है, एनसेफेलाइटिस के अलग अलग वायरस भी होते हैं, ठीक है, वो लिख लेते हैं अपन। इट इज कॉज्ड बाय मैनी वायरस, यह कई वायरस से हो सकता है, क्योंकि ले दे के मस्तिष्क में सूजन को आना एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो मस्तिष्क में सूजन लाने के लिए अलग अलग वायरस होते हैं। तो पहले वायरस का नाम लिखो, जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस, जापानी एनसेफेलाइटिस वायरस। दूसरा लिखिए, वेस्ट नील वायरस, पश्चिमी नील वायरस, नील नदी, पश्चिमी नील नदी के पश्चिम में। और तीसरा है चांदीपुर वायरस, सुना भी होगा, चांदीपुर वायरस। इन तीन वायरस की वजह से भी एनसेफेलाइटिस हो सकता है। अब सबसे ज्यादा एनसेफेलाइटिस के केस कहाँ पे मिलते हैं भारत में, वो लिखिए। 80% मामले, 80% केस, 80% केसेस आर रिपोर्टेड इन आसाम, बिहार, यूपी, कर्नाटक। आसाम, बिहार, यूपी, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अब इसमें जो सबसे खतरनाक प्रकार होता है एनसेफेलाइटिस का, उसका जो वायरस होता है वो जापानी एनसेफेलाइटिस होता है। जापानी एनसेफेलाइटिस मच्छरों के काटने से फैलता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, जेईवी यानी जापानी एनसेफेलाइटिस वायरस, जेईवी इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मच्छरों से फैलता है।
बस ये एंसेफेलाइटिस के बारे में ये था। अगला लिखिए, यौन संचारित रोग, अगली हेडिंग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यौन संबंधी समस्याएं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यौन संचारित रोग। लिख लीजिए इसमें, WHO पब्लिश्ड अ बुलेटिन, WHO ने एक बुलेटिन जारी किया ऑफ 2016-21, 2016 से 21 का, ऑफ 2016-21, 2016 से 21 का, टू एरेडिकेट STI, ताकि STI समाप्त हो, टू इरेडिकेट STI, ताकि STI समाप्त हो, यानी यौन संबंधी समस्याएं समाप्त हो, बाय 2030, 2030 तक। अब कुछ आंकड़े लिख लेते हैं, लिखिए, देयर आर 4 कॉमन डिजीजेस, 4 आम समस्याएं होती हैं, देयर आर 4 कॉमन डिजीजेस, 4 आम समस्याएं होती हैं, which make 376 मिलियन केसेस पर ईयर, जिससे 376 मिलियन मामले प्रतिवर्ष आते हैं, 376 केसेस पर ईयर, 376 मिलियन मामले प्रतिवर्ष आते हैं। तो 4 सबसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं? 4 सबसे कॉमन। ओके, सबसे कॉमन का मतलब ये होता है ये जो बीमारियां हैं सेक्स से जुड़ी हुई, ये हर 25 में से एक व्यक्ति को होती ही होती है लाइफ टाइम में एक बार। ठीक है, तो वो 4 बीमारियों का नाम लिखिए। क्लेमाइडिया, CHLAMYDIA, क्लेमाइडिया, CHLAMYDIA, क्लेमाइडिया, ये क्लेमाइडिया है, मुंह पूरा सूज जाता है और सेक्सुअल पार्ट्स में भी इसी तरीके का इंफेक्शन होता है। दूसरा गोनेरिया, GONORRHOEA, गोनोरिया। गोनोरिया के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? महिलाओं में अलग, पुरुष में अलग। फंगल इन्फेक्शन रहता है। महिलाओं की बात करें तो एब्डोमिनल में पेन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्स के दौरान। वेजाइनल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग भी होती है। पुरुषों में अगर ये इन्फेक्शन गोनेरिया होता है तो उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन पहुंचता है किडनी में, किडनी के अलावा किडनी से आगे चल के यूरेटर में, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से टॉयलेट करते वक्त बर्निंग, जलने की सेंसेशन आती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन। स्वोलन टेस्टिकल्स, जो अंग होंगे, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो उनमें सूजन आती है, और डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस। ये सब बीमारियां होती हैं इसके अंदर। फिर अगला होता है तीसरा सबसे कॉमन, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, TRICHOMONIASIS, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस भी सेक्सुअल डिजीज है। ओके, और ये ट्रांसमिटेड डिजीजेज ही हैं, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। ये 4 वो लिख रहे हैं। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम रहेगी, बर्निंग, यूरेटरा जो रहता है, जहाँ पर जो वेस्ट वाटर यानी टॉयलेट स्टोर होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो सारी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। और फिर अगला होता है सिफाइलिस, SYPHILLIS, सिफाइलिस, सिफाइलिस। अब आंकड़े लिख लीजिए। इन एवरी 25%, प्रत्येक 25 व्यक्तियों में से, इन एवरी 25%, प्रत्येक 25 व्यक्तियों में से, वन सफर्स फ्रॉम STI, एक व्यक्ति को STI होता है। 1 person सफर्स फ्रॉम STI, एक व्यक्ति को STI होता है, यानी इन चारों में से एक होता ही है।
इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा सिफाइलिस, ये वाला, क्योंकि इसका असर नवजात शिशुओं पे भी होता है और प्रतिवर्ष 2 लाख बच्चे इससे मरते हैं। लिख लीजिए, सिफाइलिस कॉजेज न्यूबॉर्न डेथ। सिफाइलिस से नवजात शिशु मृत्यु भी होती है। सिफाइलिस कॉजेज न्यूबॉर्न डेथ, सिफाइलिस से नवजात शिशु मृत्यु भी होती है। अराउंड 2 लाख पर ईयर, 2 लाख प्रतिवर्ष। अराउंड 2 लाख पर ईयर, 2 लाख प्रतिवर्ष। ये वर्ल्ड का आंकड़ा है तो उस हिसाब से लो ही है, बट इसको भी कम करना है। तो पूरा WHO ने एक बुलेटिन जारी किया है कि इन बीमारियों को कम कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, निपाह वायरस। निपाह वायरस। अब निपाह वायरस आउटब्रेक कहाँ पे हुआ भारत में, वो लिख लीजिए। स्प्रेड इन एर्नाकुलम केरला। एर्नाकुलम केरल में फैला। स्प्रेड इन एर्नाकुलम केरल, एर्नाकुलम केरल में फैला। बहुत सारे लोग मारे गए थे, कम लगभग 20 के आसपास लोग मारे गए थे स्प्रेड होने की वजह से। निपाह वायरस के जन्मदाता ये रहे उल्टे टंगे हुए, ठीक है, इनसे ही होता है। तो लिख लीजिए, स्प्रेड बाय फ्रूट बैट्स, यह फल चमगादड़ों से होता है। स्प्रेड बाय फ्रूट बैट्स, यह फल चमगादड़ों से होता है। और फ्रॉम पिग्स, या सुअरों से। और फ्रॉम पिग्स, या सुअरों से। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल। मानव से मानव में भी फैल सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल। मानव से मानव में भी फैल सकता है। क्या होता है इसकी वजह से, लिख लीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जनरेट्स, श्वसन समस्या होती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जनरेट्स, श्वसन समस्याएं होती हैं। नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, कोई दवाई नहीं है। नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, कोई दवाई नहीं है। दवाई का नाम लिखिए, मर्क्स वैक्सीन। MERCKS, मर्क्स दवाई, मर्क्स वैक्सीन। लिखिए, इट इज इबोला वैक्सीन, यह इबोला की दवाई है। एंड इज एफिशिएंट 97%, और 97% प्रभावी होती है। एंड इज 97% एफिशिएंट, और 97% प्रभावी होती है। इबोला सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में। कहाँ हुआ था, कॉन्गो। लिखिए, सबसे ज्यादा तेजी से फैला था, आउटब्रेक हो गया था कॉन्गो में। यूज्ड इन कॉन्गो, कॉन्गो में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब इस दवाई में एक वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस ईबोला जैसे एक वायरस का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो वायरस जिंदा नहीं होता है, केवल उसका कवच इस्तेमाल होता है। ठीक है, लिख लीजिए, इन दिस वायरस, इस दवाई में वेस्क्यूलर स्टोमेटाइटिस वायरस इज यूज्ड। वेस्क्यूलर स्टोमेटाइटिस वायरस का उपयोग होता है। वेस्क्यूलर स्टोमेटाइटिस वायरस इज यूज्ड, वेस्क्यूलर स्टोमेटाइटिस वायरस का उपयोग होता है। एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ इबोला वायरस प्रोटीन, और इबोला वायरस के प्रोटीन का भी। एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ इबोला वायरस प्रोटीन, और इबोला वायरस के प्रोटीन का भी। अब ये दवाई को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, लिख लीजिए, VSV EBOV, VSV EBOV। इस VSV
EBOV, EBOV किसने बनाया है लिख लीजिए, मेड बाय न्यू लिंक जेनेटिक्स, इसे बनाया है न्यू लिंक जेनेटिक्स ने, मेड बाय न्यू लिंक जेनेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा, और कनाडा की जन स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा, पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा, कनाडा की जन स्वास्थ्य एजेंसी के द्वारा। तो इबोला के कितने प्रतिशत केस कंट्रोल कर लेती है ये, 97.5%। ठीक है, इतना इफेक्टिव है ये दवा, तो इबोला के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट अगला वायरस ड्रग्स का है अगला, नाम लिखिए रेमडेसिविर, REMDE, रेमडेसिविर, SIVIR, रेमडेसिविर क्या है ये लिख लीजिए। इट इज एक्सपेरिमेंटल ड्रग अगेंस्ट निपाह वायरस, निपाह वायरस के विरुद्ध परीक्षण दवाई है। एक्सपेरिमेंटल ड्रग अगेंस्ट निपाह वायरस, निपाह वायरस के विरुद्ध एक परीक्षण दवाई है। ऑल्सो कॉल्ड GS5734, जिसे GS5734 कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड GS5734 कहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इबोला ट्रीटमेंट, इसका इस्तेमाल इबोला के लिए भी हुआ है। ऑल्सो यूज्ड फॉर इबोला वायरस, इबोला के लिए भी हुआ है। तो स्टार्टिंग में ये जो दवाई है ये इबोला के लिए इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन उसके बाद इसकी क्वालिटी को देखकर निपाह वायरस के जो भी लोग रोगी होते हैं उन पे भी इसका ट्रायल चल रहा है। तो अभी तक सक्सेस मिली नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये सक्सेसफुल हो सकती है। अगर सक्सेसफुल हो गई तो ये एक दवाई 2 बीमारियों का काम कर देगी, इबोला भी और निपाह भी। तो पावरफुल ड्रग है ये हो गया इबोला वायरस, ये रेमडेसिविर। ठीक है, इबोला में क्या क्या सिम्टम होते हैं देख लेते हैं। बुखार आता है काफ़ी तगड़ा, 101 के ऊपर। उसके बाद मसल पेन एंड वीकनेस, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी। वॉमिटिंग, उल्टी करना खाना खाने के बाद। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, एब्डोमिन पेट मतलब पेट के नीचे दर्द। डायरिया, दस्त। अनएक्सप्लेन्ड हेमोरेज यानी ब्लीडिंग और बर्स्टिंग, दैट मीन्स हेमोरॉइड का मतलब होता है जो आंतें होती हैं, आंतों में जब बाहर की तरफ एक बल्ज या एक फुंसी जैसा कोई उभार आने लगता है तो वो शरीर में बाहर की तरफ दिखने लगता है, जब उसको हेमरेज बोला जाता है, जो एब्डोमिनल हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज नहीं, वो अलग होता है। तो इसमें फिर ब्लीडिंग वगैरह होती है टॉयलेट के वक्त, तो ये प्रॉब्लम होती है इबोला में। अगले पे आइए, नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक सूची। नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक सूची। क्रिएटेड बाय ICMR, ICMR ने बनाई है। ICMR बड़ा ही कॉमन सा शॉर्ट फॉर्म है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। क्रिएटेड बाय ICMR, ICMR ने बनाई। लिस्ट में क्या है लिख लीजिए। लिस्ट कंटेन्स मेडिकल डिवाइसेस, इस सूची में मेडिकल डिवाइस के नाम होते हैं। लिस्ट हैज मेडिकल डिवाइसेस, इस सूची में मेडिकल डिवाइस के नाम होते हैं। एंड इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू कंप्लीट दिस लिस्ट, और भारत इस सूची को पूरी करने में पहला देश बना। एंड इंडिया बिकम्स फर्स्ट टू कंप्लीट दिस लिस्ट,
और भारत इस सूची को पूर्ण करने में प्रथम देश बना। इस लिस्ट में कुछ नहीं है, इस लिस्ट में मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई दवाइयां नहीं, मशीनें। वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता, उसके अलावा जितनी भी मशीनें आती हैं जो मेडिकल लाइन में यूज होती हैं उनकी लिस्ट है इस लिस्ट में। उसको एसेंशियल नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स बोल रहे हैं। इस लिस्ट को पूरा हर देश कर सकता था, लेकिन इस लिस्ट के पूरे होने का मतलब ये है कि अब जितनी भी छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारियों के उपकरण सब मिल जाते हैं लेकिन छोटी के नहीं मिलते हैं। तो वो इस लिस्ट के हिसाब से अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और छोटी छोटी बीमारियों के रोगियों को, जिनको वो मशीनें मिल नहीं पाती हैं, उनको घूमना नहीं पड़ेगा, उन्हें भी बड़ी मशीन बनाने वाली कंपनियां, मेडिकल एजेंसीज भी वो मशीनें तैयार कर पाएंगी क्योंकि इस लिस्ट में है। ठीक है, ये है इसका मतलब। अगला केमिस्ट्री, लिखिए, हेडिंग डालीजिए, प्रीटोमेनिड, PRETOMANID, प्रीटोमेनिड। ठीक है, प्रीटोमेनिड क्या होता है? ये एक पावरफुल टैबलेट है, अगेन ड्रग्स है, ठीक है, दवाई है जो अमेरिका ने बनाई है। इसके बारे में कॉमन चीजें लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि ये क्या है। USA अप्रूव्ड दीज टैबलेट्स, अमेरिका ने इस दवाई को जारी किया। अब किसके खिलाफ इस्तेमाल होता है वो लिख लेते हैं। देखो, एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको भारत को 2025 तक समाप्त करना है, टीबी। ट्यूबरक्लोसिस में प्रॉब्लम क्या होती है कि टीबी की जब दवाई बनती है ना, और जब वो शरीर में जाती है तो टीबी के जो कीटाणु होते हैं, विषाणु, वो उसके खिलाफ प्रतिरोध क्षमता बना लेते हैं। तो अगली बार क्या करना पड़ता है? और ताकतवर देनी पड़ती है, डोज जो रहता है पावरफुल देना पड़ता है। और एक टाइम ऐसा होता है कि कितना भी डोज दे दो असर होता ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसी दवाई है जो अमेरिका ने बनाई है कि 6 महीनों तक अगर किसी को टीबी चल रहा है, उसके ऊपर दवाइयां लगाई जा रही हैं, पर टीबी का उसके अंदर का वायरस पावरफुल हो चुका है। तो 6 महीने पुराने टीबी पेशेंट्स पर भी कौन सी दवाई असरदार हुई है? ये वाली। ठीक है, तो लिख लीजिए, दिस ड्रग वॉज इफेक्टिव इन टीबी पेशेंट्स। यह ड्रग टीबी मरीजों पर प्रभावकारी रही थी। who became extensively drug resistant, जिन्होंने ड्रग प्रतिरोध क्षमता बढ़ गई थी। who became extensively drug resistant, जिनमें ड्रग प्रतिरोध क्षमता बढ़ गई थी आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों से। सक्सेस रेशियो 89%, सफलता मिली 89%। मतलब बहुत लंबा टीबी चला गया है, तब जाके ये दवाई दी तो काफी इफेक्टिव हुई। अब लिखिए इसके आगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग्स। यह 3 दवाइयों का मिश्रण होता है। कॉल्ड BPAL, जिसे BPAL कहते हैं, कॉल्ड BPAL, जिसे BPAL कहते हैं। टीबी के लिए दूसरी दवाइयां भी लिख लो, बेडाक्विलीन, BEDAQUI, BEDAQUILINE, बेडाक्विलाइन। और एक और लिख लो, लाइनजोलिड, LINEZOLID, लाइनजोलिड। अगली हेडिंग, जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज या जेस्टेशनल मधुमेह। जेस्टेशनल डायबिटीज एक ऐसी डायबिटीज बीमारी है जो एक समय आती है और अपने आप चली जाती है। प्रेगनेंसी जब होती है महिलाओं को,
जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होगी और बच्चा देने से कुछ समय पहले का समय रहेगा, उस वक्त महिला को क्या होगा? डायबिटीज होगी ही होगी। जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं उसको। और नॉर्मली ये डायबिटीज बच्चा पैदा होने के कुछ समय बाद खत्म भी हो जाती है, लेकिन कई मामलों में ऐसा हो जाता है कभी कभार कि वो डायबिटीज वापस जाती नहीं है। ओके, और हो सकता है कि डायबिटीज का मतलब क्या होता है? एक तो आपके शरीर में एक्सेस शुगर का इकट्ठा हो जाना, ओके, उसकी वजह से आपके एक अंग काम करना बंद कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है? पैर कटते हैं, ठीक है, काटने पड़ते हैं हाथ पैर अगर डायबिटीज बहुत हाई फाई हो जाता है तो इसके बारे में लिख लेते हैं अपन। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, भारतीय फिजिशियन एसोसिएशन ने, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, भारतीय फिजिशियन एसोसिएशन ने स्टार्टेड टेस्ट इन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, ने शुरुआत की है, स्टार्टेड टेस्ट ने शुरुआत की है इन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, की सभी गर्भधारण महिलाओं में, फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल मधुमेह का परीक्षण होना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, गर्भधारण महिलाओं में जेस्टेशनल मधुमेह का परीक्षण होना चाहिए। अभी नहीं होता है, अभी डॉक्टर्स बोल देते हैं कि हाँ कॉमन चीज है डायबिटीज, ब्लड टेस्ट करोगे तो डायबिटिक पेशेंट पाया जाएगा वो प्रेग्नेंट महिला, तो जनरली बोल देते हैं कि ये तो होता है, कॉमन चीजें हैं। बट एसोसिएशन ऑफ फिजिसिस्ट ने बोला है कि हर महिला का क्या होना चाहिए? ये टेस्ट होना चाहिए। ओके, लिख लीजिए। इट ओनली हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यह केवल गर्भावस्था में होता है। इट ओनली हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यह केवल गर्भावस्था में होता है। क्यों होता है? लिखिए। प्लेसेंटा मेक्स अ हार्मोन, प्लेसेंटा एक हार्मोन बनाता है। प्लेसेंटा यानी कि जो गर्भ धारण किया है बच्चा जिस थैले में रहता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा मेक्स अ हार्मोन, प्लेसेंटा एक हार्मोन बनाता है विच बिल्ड्स अप ग्लूकोज इन ब्लड, जिससे खून में ग्लूकोज बढ़ जाता है। विच बिल्ड्स अप ग्लूकोज इन ब्लड, जिससे रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है। When baby is born, जब बच्चे का जन्म होगा, it goes away, यह समाप्त हो जाता है। it goes away, यह समाप्त हो जाता है। but if not, किंतु यदि नहीं गया, but if not, किंतु यदि नहीं गया, तो ये डायबिटीज किस डायबिटीज में परिवर्तित हो जाती है? इट बिकम्स टाइप 2 डायबिटीज, यह प्रकार 2 मधुमेह बनाती है। इट मेक्स टाइप 2 डायबिटीज, यह दूसरे प्रकार का डायबिटीज बनाती है। अब इसकी वजह से क्या बच्चे पे कोई असर हो सकता है? इस डायबिटीज की वजह से होता है, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। जॉन्डिस हो जाना बच्चे को पैदा होते से ही, ओके, ये कुछ असर होते हैं, ठीक है। लिखिए। बेबीज इफेक्ट, बच्चों पर असर, 2 असर लिख लेना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड जॉन्डिस, श्वास में समस्या और जॉन्डिस, पीलिया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। गवर्नमेंट ने एक और तैयारी करी है, लिखिए। फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसेलोसिस, फुट एंड माउथ डिजीज जानवरों में होती, फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसेलोसिस, BRUCELLOSIS, फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसेलोसिस, लिख लीजिए। यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेड न्यू इनिशिएटिव,
एक नई योजना बनाई है, मेड न्यू इनिशिएटिव, एक नई योजना बनाई है, टू रिमूव दिस डिजीज इन नेक्स्ट 5 ईयर, कि अगले 5 वर्षों में यह बीमारी समाप्त करें। टू रिमूव दिस डिजीज विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि अगले 5 वर्षों में यह बीमारी समाप्त करें, 2024 तक। लिख लो, 20 करोड़ शीप एंड गोट, 20 करोड़ भेड़ बकरी, 20 करोड़ शीप गोट, 20 करोड़ भेड़ बकरी, कॉमा 1 करोड़ पिग्स, 1 करोड़ सुअर, एंड 30 करोड़ बोवाइन्स, और 30 करोड़ पशु, पशु मतलब बोवाइन्स यानी गाय भैंस बैल वो, एंड 30 करोड़ बोवाइन्स और 30 करोड़ पशु विल बी कवर्ड, योजना में आएंगे। क्या होता है इससे? फुट एंड माउथ डिजीज बिल्कुल कॉमन है। फुट एंड माउथ डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रूसेलोसिस। ठीक है, अब इससे होता क्या है, नाम से ही तो समझ में आता है, फुट और माउथ, बाहरी शरीर में इन्फेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, इसका असर इंसानों पर नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये दुधारू पशु होते हैं तो इनके दूध देने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, कितनी कम हो जाती है? 100%। ये प्रॉब्लम होती है इससे। तो फिर पशु पालने का मतलब ही क्या है? और ये फैलता जा रहा है लगातार। तो लिख लीजिए इसके बारे में, एफएमडी की वजह से 100% दूध क्षमता समाप्त होती है। विथ एफएमडी मिल्क लॉस इज अप टू 100%। एफएमडी की वजह से दूध क्षमता 100% समाप्त होती है। मतलब एफएमडी तो सबसे खतरनाक है। अब एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज के अलावा एक और में आपने क्या लिखा है? ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस की वजह से क्षमता कम होती है 30%। ठीक है, ब्रूसेलोसिस, गठाने वगैरह आ जाना, ब्रूसेलोसिस होता है। तो लिख लो, ब्रूसेलोसिस मेक्स 30% मिल्क लॉस। ब्रूसेलोसिस से 30% उत्पादकता कम, 30% लॉसेस, 30% उत्पादकता कम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, फिट इंडिया मूवमेंट, फिट भारत मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट। क्या बोला इन्होंने? एक ही व्यक्ति लॉन्च करेगा फिट इंडिया, फिट इंडिया बहुत चला था 2-5 दिन तक। तो नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया, और मैं फिट तो इंडिया हिट, मैं फिट तो इंडिया फिट, ऐसे करके उन्होंने बोला। लिख लीजिए, सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त, 29 अगस्त को शुरू किया गया, ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस पर। ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस पर। तो खेल दिवस तो किस व्यक्ति के नाम पर का बर्थडे? ठीक है, यस हो गया। बर्थ, ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ध्यानचंद, ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी पर, जन्म दिवस पर। नेक्स्ट, भारत सरकार की एक सूची होती है, नोटिफाइबल डिजीज इन इंडिया। भारत में लक्षित बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिन पर भारत सरकार को सबसे पहले योजना बनानी पड़ती है, सबसे पहले मेडिकेशन देना पड़ता है। ओके, तो मेडिकल काउंसिल ने बोला है कि 2 बीमारियों को जोड़ा जाए इस सूची में, मलेरिया, डेंगू। कोविड अभी जब तक दवाई हाँ ना होगा तब तक लिस्ट की बात नहीं होगी। ओके, तो अभी तो मलेरिया और डेंगू नहीं जुड़े तो वो तो दूर की बात हो गई। ठीक है, अन्य में क्या है लिस्ट में? चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, इनको जोड़ने की बात हो रही है इसलिए लिस्ट में जोड़ दिया गया है। डिसेंट्री, बच्चों को दस्त लगना, कॉलेरा, डिप्थेरिया, गोनेरिया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, एचआईवी ये तो रहेगा ही, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चेचक, प्लेग, मम्प्स, टॉन्सिल्स हो जाना,
गलसुए, ठीक है, प्रेटुसिस, रूबेला जो बच्चों में होता है उसका वैक्सीन लगता है, रेबीज, सिफाइलिस ये आ गया, इबोला, येलो फीवर, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ये सब तो लिख लीजिए नोटिफाइबल डिजीज में। यूनियन गवर्नमेंट आज दिल्ली गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कहा, यूनियन गवर्नमेंट आज दिल्ली गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कहा टू मेक मलेरिया एंड डेंगू नोटिफाइबल डिजीज, कि डेंगू मलेरिया को भी सूचित बीमारियों में रखें, टू मेक मलेरिया एंड डेंगू इन नोटिफाइबल डिजीज, डेंगू मलेरिया को सूचित बीमारियों में रखें। द पावर टू नोटिफाई डिजीज लाइज विद स्टेट गवर्नमेंट, किसी बीमारी को सूचित बीमारी में रखना राज्य का काम होता है। द पावर टू पुट डिजीज इन नोटिफाइबल डिजीज लाइज विद इन स्टेट गवर्नमेंट, किसी बीमारी को सूचित बीमारी में रखना राज्य सरकार के पास रहता है, ताकत राज्य सरकार के पास होती, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला, खुद नहीं कर सकते थे, फुल स्टॉप। दिस सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय WHO, यह व्यवस्था WHO ने बनाई थी इन 1969 में, इन 1969 में। कोविड वगैरह अपन को बहुत एक आध 2 महीने हो जाएंगे, 1 महीने और हो जान दो, फिर अपना वो करंट अफेयर्स में कोविड आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अपन जून जुलाई पर ही चल रहा है उसमें, ठीक। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने, लिख लो। नीति आयोग रिलीज्ड, नीति आयोग ने जारी की हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, स्वस्थ राज्य उभरता भारत रिपोर्ट, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, स्वस्थ राज्य उभरता भारत रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है। तो अब देख लेते हैं स्वास्थ्य के मामले में कौन सबसे बेहतरीन है, लिखो। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र टॉप, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र शीर्ष पर। छोटे राज्यों में लिखो, मिजोरम टॉप, स्मॉल स्टेट्स छोटे राज्यों में मिजोरम, और यूटी में कौन रहेगा, एक ही हो सकता है, चंडीगढ़, और यूटी में लिखिए चंडीगढ़ प्लस दादर नागर भी लिखिए, चंडीगढ़ और दादर नागर। नेक्स्ट, FDC ड्रग, FDC दवाएं, अगली हेडिंग FDC ड्रग, FDC दवाएं। FDC का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में ही आ गया होगा, 2-3 प्रकार की बीमारियों की अलग अलग दवाई आती है, तो उन तीनों दवाइयों को एक करके एक नई दवाई बन जाती है, उसको FDC ड्रग बोल देते हैं। और इस मामले में बहुत सतर्क रहती है सरकार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो विक सेक्शन 500 वो क्या है, वो FDC ड्रग है। खांसी, बुखार, ठीक है, सर दर्द प्लस शरीर में पेन, सब एक साथ। तो किसी को कुछ एक बीमारी हो रही है तो उसको चारों दवाएं एक साथ लेनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था भैया। एक तो कफ सिरप भी था, डीकोल्ड, वो भी, तो डीकोल्ड हुआ, विक सेक्शन 500 हुआ, ये सब अभी बैन है, ठीक है, अभी नहीं चलती। तो गवर्नमेंट ने एक सूची जारी की है कुल मिला के 324 ड्रग्स की जो FDC ड्रग हैं, कि कंपनियां इनके बारे में लगातार बताती रहें कि ये इनका इफेक्ट क्या चल रहा है, कैसा असर चल रहा है। लिख लो, ड्रग एडवाइजरी कमिटी
ड्रग एडवाइजरी समिति ने आस्क्ड ड्रग कंपनीज ने दवाई निर्माताओं को कहा है, आस्क्ड ड्रग कंपनीज ने दवाई निर्माताओं को कहा है टू प्रूव दैट, कि यह प्रूव करें दैट 324 एफडीसी आर सेफ, 324 एफडीसी सुरक्षित है। दैट 324 एफडीसी आर सेफ, कि 324 एफडीसी सुरक्षित हैं। कौन कौन सी बैन हुई है एफडीसी वो लिख लो। सम बैन एफडीसी, कुछ गैर कानूनी एफडीसी बैन ही कर दी, मतलब गैर कानूनी हो गया, लिख लो। कोरेक्स कफ सिरप, कोरेक्स कफ सिरप एंड विक्स एक्शन 500 और विक्स एक्शन 500। एक और होता है फेनिसिडाइल, फेनिसिडाइल, फेनिसिडाइल भी वही है, खांसी के लिए कफ सिरप है, फेनिसिडाइल। ठीक है, ये सब बैन कब हो गए थे? 2014 में ही हो गए थे। ये जितनी भी एफडीसी थी सबको बैन करवा दिया था 2014 में। तो 14 से अभी तक यही बातें चल रही कि वापस रिलीज करें या नहीं करें। ठीक है, फिर एक ये कॉमन एफडीसी है एचआईवी के लिए। एचआईवी के मरीजों को एट्रिप्ला दिया जाता है, सबसे कॉमन, जो 3 दवाइयों का मिक्स होता है। ठीक है, एफडीसी लिख लो एचआईवी के लिए, एट्रिप्ला, ऐसे लिखो, एचआईवी एफडीसी, एचआईवी का एफडीसी एट्रिप्ला, ATRIPLA। ठीक, नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, सेलिब्रेटेड बाय यूएनजीए, यूएनजीए द्वारा मनाया गया ऑन 7th जून, 7 जून को, ऑन 7th जून, 7 जून को। तो जब ये सब मनाया जाता है तो इस वर्ष की थीम होती है हर दिवस की। तो इस वर्ष की थीम क्या थी, लिख लो, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यापार। व्यापार तो नहीं लिखा जाएगा, इसको लिख दीजिएगा हिंदी में, सभी का तौर तरीका। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवहार या तरीका। अब ये भारत में भी मनाया जाता है फूड सेफ्टी डे, लिख लीजिए। इन इंडिया ईट राइट अवार्ड वॉज गिवन, भारत में ईट राइट पुरस्कार दिया गया। कौन देगा पुरस्कार? ना ना, खाने की बात आ रही है तो मंत्रालय तो नहीं देगा, और कौन दे सकता अगर मंत्रालय नहीं देगा तो? हाँ, खाद्य मंत्रालय हो गया, लेकिन खाद्य मंत्रालय के अधीन एक बहुत बड़ी एजेंसी चलती है, हर खाने के पैकेट के पीछे उसका नाम लिख रही, फसाई। ठीक है, गिवन बाय फसाई, FSSAI, मालूम है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मानक तैयार करना, सजा देना। तो ये फसाई किसको देगी अवार्ड्स? कंपनियों को, खाद्य कंपनियों को। 2 फूड कंपनीज, खाद्य कंपनियों को देगी। इसके अलावा फसाई ने एक सूचकांक बनाया, इस दिवस पर जारी किया, लिखो, फसाई रिलीज्ड SFSI, फसाई ने SFSI जारी किया। SFSI क्या हो सकता है फुल फॉर्म? F से तो फूड होगा, S से सेफ्टी होगा, I से इंडेक्स, तो आगे का S क्या होगा? वो स्टेट है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक
जारी किया। और क्या जारी किया, लिखो एक और। रमन 1.0, रमन 1.0। क्या है रमन 1.0? ये एफएसआई ने ही रिलीज किया है। लिखो इसके बारे में। बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, बैटरी चलित यंत्र है। डिटेक्ट्स एडिबल ऑयल एंड फैट्स, जो एडिबल ऑयल और वसा की गणना करता है। डिटेक्ट्स एडिबल ऑयल एंड फैट, जो एडिबल ऑयल और वसा की गणना करता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में। और क्या रिलीज किया FSSAI ने? एक और चीज लिख लो, फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स, खाद्य सुरक्षा मैजिक बॉक्स, फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स लिख लो। टेस्टिंग किट फॉर स्कूल फूड, स्कूलों के भोजन के लिए टेस्टिंग किट, टेस्टिंग किट फॉर स्कूल फूड, स्कूल में भोजन के लिए टेस्टिंग किट। स्कूल में भोजन ठीक मिल रहा है या नहीं, उसके लिए टेस्टिंग किट होता है। ये कभी भी आ सकता है, FSSAI का व्यक्ति चेक करने के लिए। अब WHO ने तो ये दिवस शुरू किया। इस दिवस पर क्या बोला WHO ने, ये भी लिख लीजिए। लिखो 600 मिलियन केसेस, 600 मिलियन मामले आते हैं एनुअली, प्रतिवर्ष विश्व में, एनुअली इन द वर्ल्ड, फ्रॉम फूड बॉर्न डिजीजेस, जो खाद्य से जुड़ी बीमारी के होते हैं। फ्रॉम फूड बॉर्न डिजीजेस, जो खाद्य से जुड़ी बीमारी के होते हैं। अंडर 5 ईयर एज, 5 वर्ष से कम उम्र में 40% डिजीजेस आर कॉज्ड, 40% बीमारियां होती हैं। 40% डिजीजेस आर कॉज्ड, 40% बीमारियां होती हैं बाय फूड, खाने के द्वारा, बाय फूड, खाने के द्वारा। तो बड़ा आंकड़ा है, मतलब 5 साल के नीचे के जितने भी बच्चे बीमार हो रहे हैं उनमें से 40% बीमार कैसे हो रहे हैं? खाने की बीमारियों की वजह से। नेक्स्ट, डिप्थेरिया। अगला डिप्थेरिया, बड़ी कॉमन बीमारी है बच्चों की, डिप्थेरिया। इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, यह संक्रामक रोग होता है। बाय क्रायोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, क्रायोबैक्टीरियम डिप्थेरिया के द्वारा, बाय क्रायोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, क्रायोबैक्टीरियम डिप्थेरिया के द्वारा। इफेक्ट्स थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, गला और टॉन्सिल्स पर प्रभाव करता है। इफेक्ट्स थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, गले एवं टॉन्सिल्स पर प्रभाव करता है। मोस्टली विथ चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5, 1 से 5 की उम्र के बच्चों पर। मोस्टली बिटवीन चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5, ज्यादातर 1 से 5 के बीच के बच्चों पर। वैक्सीन प्रेजेंट, दवाई मौजूद है। अरे टीका है पूरा का पूरा। अब इंडिया में क्या हुआ, दिल्ली में अचानक से फैला ये 2019 में बच्चों में, बट हम पहले से ही तैयार थे, क्योंकि भारत के पास जितनी भी पुरानी वैक्सीन है उनमें सबसे पुरानी वैक्सीनों में से कौन सी रखी है हमारे पास? डिप्थेरिया की रखी हुई है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं हुई थी। लेकिन WHO ने फिर रिपोर्ट जारी कर दी कि भारत में ये कम हो गया था। 2015 में ये सिर्फ 2000 मामले आए थे, 2019 में 8000 हो गए। तो ये तो बढ़ रहा है एक तरीके से। ओके, तो केसेस के बारे में लिख लो। 9000 केसेस इन 2019, 9000 मामले आए 2019 में।
इन 2015 इट वाज ओनली 2000। 2015 में मात्र 2000 मामले थे। ठीक, अब एनसेफेलाइटिस के मामले में इन्होंने योजना बना दी एक, दस्तक। लिखिए दस्तक कैंपेन, दस्तक दस्तक योजना या दस्तक अभियान लिख लो। लॉन्च्ड इन यूपी फॉर जापानीज एनसेफेलाइटिस, यूपी में शुरू जापानी एनसेफेलाइटिस के लिए। लॉन्च्ड इन यूपी अगेंस्ट जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानी एनसेफेलाइटिस के खिलाफ। बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं होगा। वो टीम जाएंगी डोर टू डोर, गांव में जाएंगी, चेक करेंगी, वो सब। अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी तो सब बिजी है। नेक्स्ट, आखिरी, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, विश्व में खाद्य सुरक्षा की स्थिति और पोषण। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, विश्व में खाद्य सुरक्षा की स्थिति एवं पोषण। कौन रिलीज कर सकता है ये रिपोर्ट? विश्व की बात हुई है तो कौन करेगा? स्वास्थ्य हो गया, हम खाद्य को ज्यादा जोर दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की ही कोई एजेंसी होगी तगड़ी। नहीं, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिख लो। रिलीज्ड बाय UNFAO, UNFAO ने जारी करी। रिलीज्ड बाय UNFAO, UNFAO ने जारी करी। विद द हेल्प ऑफ, थोड़ी मदद भी ली है, इतना नहीं है, विद द हेल्प ऑफ WHO के साथ। तो इन्होंने पूरा बताया, ये पूरी बुक है, पूरी एक किताब ही रिलीज कर दी है। ठीक है, टाइम लगेगा पढ़ने में, शॉर्ट लिख लो। क्या क्या पॉइंट लिखे हैं इसमें मेन मेन लिखिए। हंगरी, नंबर ऑफ पीपल विथ हंगर, भूखे लोगों की संख्या बड़ी है। नंबर ऑफ पीपल गोइंग हंगर इंक्रीज्ड, भूखे लोगों की संख्या बड़ी है 82 करोड़। 82 करोड़। अगला लिखो। प्रत्येक 10 में से 9 स्टंटेड चाइल्ड आउट ऑफ 10, 9 वर्ल्ड स्टंटेड चिल्ड्रन, प्रत्येक 10 में से 9 स्टंटेड बच्चा, यानी जिसकी हाइट कम है एवरेज से, आर इन अफ्रीका इन एशिया, अफ्रीका और एशिया में है। तो अफ्रीका के ऊपर लिख लो 39%, एशिया में लिख लो 54%, 55 कर लो उसको, 55%। अगला लिखियो। भारत में मोटापा बढ़ा, ओबेसिटी इन इंडिया राइजेस। भारत में मोटापा बढ़ा, ओबेसिटी इन इंडिया राइजेस एंड इज 32.8 मिलियन, और 32.8 मिलियन तक गया। ठीक, ये हो गया बीमारी वाला मामला। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पर। मसाला बॉन्ड हो गया था, व्हाइट लेवल ATM कंप्लीट कर लिया था। आखिरी वाला डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी में क्या पढ़ा था हमने? NBFC के नियम हम बार बार पढ़ चुके हैं। बेसल मानकों के हिसाब से बदलाव किए थे। भुगतान और निपटान प्रणाली का विजन 2019-21 का दस्तावेज जारी किया है। किस तरीके से हमें ऑनलाइन पेमेंट बढ़ाना है, RBI को 4 गुना कर देना है 2021 तक, वो सब टारगेट है। DPIIT के बारे में पढ़ लिया था, उद्योग एवं संवर्धन विभाग के बारे में।
एनबीएफसी लोकपाल योजना, एनबीएफसी के लिए भी एक लोकपाल जैसा सिस्टम होना चाहिए, शिकायत खत्म हो जाए वो। मसाला बॉन्ड, जो भारतीय रुपए में जो बॉन्ड जारी होता है विदेशों में चलता है वो बॉन्ड, उसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। एलिफेंट बॉन्ड अलग होता है, वो ब्लैक मनी के लिए होता है, ठीक है। फिर वाइट लेबल एटीएम, यानी हर वो एटीएम जो बैंकों का नहीं होता है, एनबीएफसी या किसी उधार देने वाली कंपनी का होता है, उनको हम वाइट लेबल एटीएम बोल देते हैं। ये पढ़ लिया था। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्लास सूट एक्शन। ऐसा मत लिखो, लिख लो छोटे निवेशकों को वित्तीय सहायता, छोटे निवेशकों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स या माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, ठीक है। समझ लेते हैं कि क्या होता है। वित्त मंत्रालय ने अभी अभी बोला है कि क्लास एक्शन सूट करके हम एक नया प्रोपोगेंडा करेंगे, एक नई योजना बनाएंगे ताकि छोटे छोटे निवेशकों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगेन वही बेसिक बातें, दिस इज कंपनी, कंपनी है, कंपनी के ऊपर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ जाएंगे, सीईओ बैठ जाएंगे, मालिक बैठेंगे, लेकिन कंपनी के टुकड़े तो शेयर्स में ही बटेंगे, और शेयर्स हर कोई खरीदेगा। करोड़ों शेयर्स होते हैं, लाखों शेयर्स होते हैं। अगर कोई छोटा सा शेयर एक शेयर धारक ने खरीद लिया तो वो कंपनी का मालिक तो नहीं बना ना, उसके पास तो बहुत छोटा सा शेयर है। मान लो 10 करोड़ शेयर है इस कंपनी की, उसने एक शेयर खरीदा, ओके, 10-20 हजार रुपए में, और वो गरीब था। और शेयर खरीदने के बाद कुछ ऐसे घोटाले हो जाते हैं कंपनी में कि सारे शेयर डूब गए, तो वो और उसके जैसे लाखों केस करेंगे, ठीक है। अब वो केस कर भी देगा एक अकेला व्यक्ति, तो क्या बिगड़ जाएगा कंपनी का? कुछ भी नहीं। तो ऐसे में वित्त मंत्रालय ने बोला कि जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं, ये अकेले जब केस करने जाता है ना, तो कंपनी का कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। सबको इकट्ठा करके कंपनी के खिलाफ केस करवाओ तो उसको क्या बोला जाता है? क्लास एक्शन सूट। सूट का मतलब होता है मुकदमा करना, ठीक है। आई विल सू यू, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मैं तुम पे मुकदमा दायर करूंगा। क्लास एक्शन का मतलब होता है मैं अगर तुझसे परेशान हुआ तो तुझसे और कितने परेशान हुए होंगे, उन सबको इकट्ठा करके हम एक साथ क्या करेंगे? केस करेंगे। ऐसे केसेस को क्लास एक्शन बोला जाता है, ठीक। तो ऐसा ही कुछ योजना तैयार किया है वित्त मंत्रालय ने, लिख लो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निवेशकों की रक्षा के लिए, निवेशकों की रक्षा के लिए क्लास एक्शन सूट के तहत छोटे निवेशकों को, क्लास एक्शन सूट के तहत छोटे निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मतलब वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय ये बोल रहा है कि आपको केस करना है तो अकेले मत करो, अपने जैसे लोगों को ढूंढो जो आपकी तरह परेशान हुए हैं उसी कंपनी से, और मिलके केस करो। प्रोत्साहन देने की बात की गई है, लिख लो। इस पर होने वाले कानूनी खर्चे की योजना बनेगी। इन पर होने वाले कानूनी खर्चों की योजना बनेगी। यानी कॉर्पोरेट मंत्रालय भी लड़ने के लिए तैयार है अगर कोई कंपनी गड़बड़ करती है तो, छोटे निवेशकों की तरफ से। तो ये पैसा कहां से आएगा, लिख लीजिए। और निधि आएगी आईईपीएफ से, आईईपीएफ से। आईईपीएफ का फुल फॉर्म लिख लेना, इन्वेस्टर एजुकेशन, निवेशक शिक्षा प्रोविडेंशियल फंड और संरक्षण निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, प्रोविडेंट फंड।
ये फंड भी किसके अंडर आता है? इसी मंत्रालय के अधीन आता है। ओके, इसके मंत्रालय का खुद का एक फंड बना हुआ। चलो, क्लास एक्शन सूट का मतलब लिख लो। CAS मीनिंग, CAS का अर्थ, क्लास एक्शन सूट का अर्थ, लिख लीजिए। अकेले शेयरधारकों के लिए मुकदमा लड़ना महंगा पड़ता है। अकेले शेयरधारकों के लिए मुकदमा लड़ना महंगा पड़ता है, किंतु साथ मिलकर लड़ना आसान हो जाता है। किंतु साथ मिलकर लड़ना आसान हो जाता है। चलिए अगले पे आ जाइए। TREDS शॉर्ट फॉर्म लिख लो हेडिंग में, ये रहा TREDS, इंग्लिश में लिख लीजिए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, और हिंदी में ध्यान से लिखना व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली। व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम्स। क्या है ये सिस्टम? लिखिए। सभी MSME को भुगतान की सुविधा दिलाने हेतु RBI की पहल। सभी MSME को भुगतान की सेवा दिलाने हेतु RBI की पहल। इसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत बनाया गया है। इट इज मेड बाय पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बनाया गया है। इसका कार्य होगा बिलों को अपलोड और स्वीकार करना। इसका कार्य होगा बिलों को अपलोड एवं स्वीकार करना, भुगतान में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी इन पेमेंट, भुगतान में पारदर्शिता लाना, और MSME को ज्यादा अधिकार देना। MSME को ज्यादा अधिकार देना। डायग्राम बना लो। TREDS किन तीन चीजों के बीच में घूमेगा? ट्रायंगल बना लो, बीच में लिखो TREDS, ऊपर लिखिए बायर, खरीदार। कोई भी कंपनी है तो खरीदार तो होगा ही। फिर लिखिए फाइनेंसर, वित्त पोषक। बायर खरीदार, फाइनेंसर वित्त पोषक, MSME और MSME। मेन तो MSME है, फाइनेंस करने वाले। फाइनेंसर में क्या है? बैंक। खरीदार में लोग, सरकार, दूसरी कंपनियां, वो। तो इन तीनों के बीच में क्या होगा? पैसों का आदान प्रदान होगा। उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए छोटे उद्योगों के लिए TREDS बनाए। नेक्स्ट हेडिंग, MCA 21 प्रोजेक्ट, MCA 21 परियोजना। MCA 21 प्रोजेक्ट, MCA 21 परियोजना।
लिख लो इसमें। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा, विथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा वार्षिक सत्र के दौरान, ड्यूरिंग ईयरली सेशन, वार्षिक सत्र के दौरान, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्या होता है? सीआईआई। जितने भी उद्योगपति होते हैं उनकी एक परिषद बनी हुई है, सीआईआई बोलते हैं, बड़ी पावरफुल परिषद है। और डायरेक्ट वो परिषद किससे अटैच तो नहीं होती है। उस परिषद में कौन हिस्सा लेता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। क्यों? क्योंकि ये परिषद किसकी? दुनिया, भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों की मिलके बना रखी है। तो इसमें कुछ स्टार्ट किया गया है। सीआईआई के वार्षिक सत्र में कॉरपोरेट मंत्रालय के महत्वपूर्ण पोर्टल, कॉरपोरेट मंत्रालय, हिंदी में ही बोलूंगा मैं, बहुत जटिल लाने वाले, क्योंकि कॉरपोरेट मंत्रालय के महत्वपूर्ण पोर्टल MCA 21, MCA 21 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की बात कही गई। कॉरपोरेट मंत्रालय के महत्वपूर्ण पोर्टल MCA 21 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की बात कही गई। MCA 21 कॉरपोरेट मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है। MCA 21 कॉरपोरेट मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है जहां विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल में जमा होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल में जमा होते हैं। फुल फॉर्म लिखो MCA का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। MCA का वही फुल फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये MCA को 21 ही क्यों बोला जाता है? ये क्या है? जैसे CII की मीटिंग होती है हर साल सारे उद्योगपतियों की, तो उन उद्योगपति में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय भी आके बैठता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अभी अभी CII ने क्या बोला है कि कॉरपोरेट मंत्रालय जो है और वो जो अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि हर उद्योग के दस्तावेज एक पोर्टल में सेव होंगे MCA 21 में, उस प्रोजेक्ट में, तो उस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लाया जाए ताकि स्मार्ट वर्क हो सके दस्तावेजों के लिए, छटनी आसानी से हो जाए, इसलिए लाए। बात बहुत छोटी सी है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये MCA 21 क्या है। क्या है ये तो क्लियर है, दस्तावेजों को सुरक्षित रखना इलेक्ट्रॉनिक रूप से, वो है। कब से शुरू हुआ है? तो 2013 से शुरू हुआ है MCA 21 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका विजन क्या है? सारे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक कब तक हो जाएंगे? 21 तक। MCA 21 कुल मिला के इसकी 3 सभाएं हुई हैं अभी तक MCA 21 की। ये जो बात हुई थी ये तीसरे में हुई है। ठीक है, एक छोटी चीजें हैं जो बता दी मैंने आपको। अगला, रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव, इंग्लिश में बोलेंगे रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव, रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, शॉर्ट फॉर्म लिख लो RIRD, IRRD, डेरिवेटिव्स।
डिराइवेटिव्स को आप बोल सकते हो लाभांश, ठीक है। लिख लीजिए, आरबीआई ने एनआरआई लोगों को आरबीआई ने एनआरआई लोगों को आरआईआरडी के बाजार में आरआईआरडी के बाजार में भागीदारी करने की अनुमति दे दी है, भागीदारी करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत अब एनआरआई स्टॉक एक्सचेंज ओवर द काउंटर समझाएगा, ओवर द काउंटर मार्केट्स में रुपए ब्याज दर डेरिवेटिव में लेन देन कर सकते हैं, में रुपए ब्याज दर डेरिवेटिव में यानी वापस आरआईआरडी में लेन देन कर सकते हैं। क्या फायदा होगा इससे वो लिख लो, फिर अपन आखिरी में समझ लेंगे कि ये होता क्या है। इससे रुपए को स्थिरता मिलेगी, ये इसका फायदा होगा, रुपए को स्थिरता मिलेगी। किसके हिसाब से स्थिरता मिलेगी? डॉलर के अनुमान से या डॉलर के मुकाबले। चलो अब मीनिंग लिख लो, आरआईआरडी का मतलब क्या होता है, ध्यान से लिखना, बहुत ध्यान से। यह एक वित्तीय साधन है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यह एक वित्तीय साधन होता है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो ब्याज दरों में परिवर्तन के साथ बढ़ता और घटता है, विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विथ इंटरेस्ट चेंज, जो ब्याज दरों में परिवर्तन के साथ बढ़ता या घटता है। अरे ब्याज दर में परिवर्तन होगा तो भाव तो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता या घटता है। इसका उपयोग निवेशक, बैंक और कंपनियों द्वारा किया जाता है, इसका उपयोग निवेशक, बैंक या कंपनियों द्वारा किया जाता है एक अवरोधक के रूप में, ब्रेकर के रूप में, एक अवरोधक, स्पीड ब्रेकर होता ना, के रूप में। ठीक है, बाजार में कभी भी किसी भी चीज के भाव ऊपर नीचे हुए या ब्याज ऊपर नीचे हुआ तो उस चीज से जुड़े हुए एसेट का भी भाव ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि ब्याज ऊपर नीचे हुआ है। तो ये वाला जो सिस्टम है रुपी इंटरेस्ट रेट डिराइवेटिव्स, ये अगर अपने पास में रखते हैं तो इससे फायदा क्या मिल जाता है, ये भी बाजार के भाव के हिसाब से ऊपर नीचे चलता है। ओके, तो एक स्थायित्व मिल जाता है कि भैया बाजार में कितनी भी हलचल हो जाएगी अपन को स्टेबिलिटी मिलती रहेगी, स्थायित्व मिलता रहेगा। लास्ट नहीं अभी बाकी, ई कॉमर्स नीति मसौदा, ई कॉमर्स पॉलिसी मेकिंग, ई कॉमर्स नीति मसौदा, ई कॉमर्स पॉलिसी मेकिंग। ई कॉमर्स हम सभी को पता है, सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी विश्व की? ऑनलाइन खर्चा पानी करते हो ना, अमेज़न। ई कॉमर्स नीति मसौदा लिख लो। डीपीआईआईटी उद्योग संवर्धन विभाग है, ठीक है, ने ई कॉमर्स के लिए मसौदा तैयार किया है।
अब ई कॉमर्स में वो क्या बोल सकते हैं, एक ही चीज़ तो बोलेंगे कि खरीदी बिक्री का जो भी डेटा कॉमर्स कंपनी के पास इकट्ठा होगा वो बाहर नहीं भेजना, अपने पास ही रखना। फिर वो डेटा मिररिंग की बात हो जाएगी कि डेटा की कॉपी बाहर पूरी की पूरी बाहर नहीं भेजना, एक कॉपी अपने पास भी रखो, वो सब। तो लिख लो क्या क्या होगा इसमें। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर सिक्योरिटी, कॉमा, डेटा गोपनीयता, डेटा सिक्योरिटी, हितधारकों का सोचना, हितधारकों का सोचना, कॉमा, उस व्यक्ति के डेटा का उपयोग उसकी सहमति के साथ करना, व्यक्ति के डेटा का उपयोग उससे पूछकर करना। आप इंटरनेट पर जाते हो तो कई बार लॉगिन करते वक्त या कोई कुछ भी नया करते वक्त वो पूछता है ना, एग्री और नॉट, तो बहुत सारा लिस्ट लिखा रहता है, तो अपन सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन एग्री करते हैं। ठीक है, तो वो पहले उनसे पूछ लेना कि हम आपके मोबाइल में गैलरी भी देखेंगे, कॉन्टैक्ट देखेंगे, सब देखेंगे, एप्लीकेशन आप डाल तो रहे हो। पहली बार एप्लीकेशन चालू करते हो तो सब परमिशन लेता है और आप परमिशन देते हो, तो आपकी परमिशन, आपने परमिशन दे दी, यस अलाउ, मतलब उनके पास कानूनी अधिकार आ गए सारे, अब वो कर सकते हैं। कल को केस करोगे तो इसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चुराया, तो वो बोलेगा आपने अधिकार दिए थे हमको, वो 1 सेकंड लगा था, वो लिस्ट दी थी हमने कानूनों की, तो आपने वो पढ़ ली थी, आपने इसीलिए उसमें भी लिखा था मैंने सारे कानून पढ़ रखे हैं, यस, सब एक साथ। और डेटा पर भारतीय नियंत्रण, लास्ट, डेटा पर भारतीय नियंत्रण हो। ठीक, 2 बचे बस। अगला लिखो, राष्ट्रीय खनिज नीति, नेशनल माइनिंग पॉलिसी, राष्ट्रीय खनिज खनिज नीति, नेशनल माइनिंग पॉलिसी 2019। लिख लो, बन गई है नीति। तो क्या नीति ने क्या कहा है, लिख लो। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, विनियमन, रेगुलेशन, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल ग्रोथ पर आधारित, बेस्ड, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल ग्रोथ पर आधारित, बेस्ड। अब इंपॉर्टेंट लाइन लिखना स्टार बना के। आरपी और पीएल धारकों के लिए, फुल फॉर्म लिखेंगे अभी, आरपी और पीएल धारकों के लिए इनकार का अधिकार लागू करना, राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल, इनकार का अधिकार लागू करना। नए क्षेत्रों की नीलामी हेतु, नए क्षेत्रों की नीलामी हेतु, आरपी का फुल फॉर्म लिख लो, रिकंसायंस परमिट, रिकंसायंस परमिट। पीएल का लिख लो, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस। ठीक है, क्या क्या चीजें माइनर सेक्टर में पढ़ लेते हैं। फोकस ऑन ट्रांसपेरेंटी, बेटर रेगुलेशन, इन्फॉर्मेंस, बैलेंस, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। जो भी खदान वगैरह अब से चालू होंगी या नई बनेंगी या पुरानी वापस से शुरू होंगी, उनमें पारदर्शिता होगी, आवंटन वगैरह जो रहेंगे वो ऑनलाइन बेस्ड रहेंगे। ठीक है, नीलामी जो होगी खदानों की वो ऑनलाइन बेस्ड होगी, सब कुछ। बूस्टिंग माइनिंग सेक्टर, खदानों के क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाना, बाय इंट्रोड्यूसिंग राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। ठीक है, इनकार के अधिकार के द्वारा, फॉर आरपी एंड पीएल होल्डर्स, लाइसेंसिंग होती है और इसमें इनकार का अधिकार
इन होल्डर्स के पास में होता है। ओके, ये चाहे तो रिफ्यूज कर सकते हैं किसी भी अथॉरिटी को कि अगर वो डिमिनिश करना चाह रही है उनके माइनिंग अधिकारों को, तो वो बोल सकती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमसे हमारे माइनिंग का अधिकार ना छीन कर दूसरों को नहीं देना है, वो अधिकार हमारे पास ही रहने चाहिए। विल एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू टेक अप एक्सप्लोरेशन, प्राइवेट क्षेत्रों को भी बुलाया जाएगा, ये तो कॉमन चीजें हैं, ठीक है, लिखने लायक नहीं है। प्रोपोजेस टू ग्रैंड स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री टू माइनिंग एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो। खनन क्षेत्र को उद्योगों का दर्जा देना, खनन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। मिल गया है, अब जितनी भी खदानें होंगी वो क्या मानी जाएंगी, उद्योग मानी जाएंगी। आखिरी खनिज नीति कब थी, लिख लेना। अंतिम खनिज नीति 2008 में बनी थी। अंतिम खनिज नीति 2008 में बनी थी। 8 के बाद डायरेक्ट 19 में बनी, और 19 का मेन फोकस क्या रहेगा, मेक इन इंडिया। ओके, कॉमन चीज है, ठीक है, खत्म। अब अपन लास्ट पे आ जाते हैं। ये जुलाई का अपन कल से स्टार्ट करेंगे, बड़ा बहुत लेंदी था, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आज नहीं कर रहे हैं। बैंक उस पर आ जाओ, बजट पर, केवल बजट ही ले लेंगे आज अपन, केवल बजट। 2 थीम कंप्लीट हो गई थी, आकांक्षी भारत, ठीक है, और कौन सी थी थीम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ठीक है, जिसमें 103 लाख करोड़ का पाइपलाइन प्रोजेक्ट वगैरह था। अब आ जाइए आखिरी थीम पर, केयरिंग सोसाइटी, देखभाल करने वाला समाज। केयरिंग सोसाइटी, देखभाल करने वाला समाज। देखभाल करने वाला समाज में भी अलग अलग सब हेडिंग होगी। पहली हेडिंग डालिए, वुमेन चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर, महिला बाल एवं सामाजिक देखभाल। वुमेन चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर, महिला बालक और सामाजिक विकास या सामाजिक देखभाल। अब इस मामले में बजट में क्या कहा गया इस साल के, लिख लो। ऑटोमेटेड क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन्स, सीवर लाइनों की स्वचालित सफाई। ऑटोमेटेड क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन्स, सीवर लाइनों की स्वचालित सफाई विथ न्यू टेक्नोलॉजीज, नई तकनीकों से, विथ न्यू टेक्नोलॉजीज, नई तकनीकों से। कुल मिला के पहला ही मुद्दा जुड़ा हुआ है, हर शहर में सड़कों के बीच को खोद खोद कर जो पाइपें डल रही हैं वो ऑटोमेटिक सीवेज लाइन्स हैं जो ऑटोमेटिक साफ होंगी, ठीक है। इसमें फिर क्या रहेगा, वो मैला ढोना वाली प्रथा नहीं होगी, वो सब के लिए, ठीक। दूसरा लिखिए इसमें, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स, पोषण से जुड़े योजना आएंगी फॉर वुमेन चाइल्ड एंड ST/SC, महिला बालक ST/SC हेतु। केयरिंग सोसाइटी में बस यही होगा इस बजट में, इतना ही लिखना है। अगली हेडिंग डाल लीजिए, इस केयरिंग सोसाइटी की अगली हेडिंग है कल्चर एंड टूरिज्म, संस्कृति और पर्यटन। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत कुछ बनने वाला है। कल्चर एंड टूरिज्म, संस्कृति एवं पर्यटन, इसमें लिख लो क्या क्या होने वाला है। पहला पॉइंट, डेवलप 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स, 5 पुरातात्विक स्थलों का विकास होगा। डेवलप 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स, 5 पुरातात्विक स्थलों का विकास होगा एज आइकॉनिक साइट्स, जिन्हें आइकॉनिक स्थल कहेंगे। एज आइकॉनिक साइट्स, जिन्हें आइकॉनिक स्थल कहेंगे। हैविंग म्यूजियम, संग्रहालय के साथ। हैविंग म्यूजियम, संग्रहालय के साथ। तो अब लिखना पड़ेगा ये 5 स्थल कौन से होने वाले हैं इस बजट में। आर्कियोलॉजी के, पुरातात्विक के तो कॉमन है रहेंगे। पहला राखीगढ़ी हरियाणा, दूसरा
हस्तिनापुर यूपी, हस्तिनापुर यूपी। अगला शिवसागर आसाम। शिवसागर सुन के तमिलनाडु मत पहुंच जाना, ठीक है, शिवसागर आसाम। धोलावीरा गुजरात। मिस्ट्रेस ऑफ रिवर, नदी की प्रेमिका, ऐसा कुछ है ना धोलावीरा का मतलब। एंड आदि चन्नालूर तमिलनाडु, आदि चन्नालूर तमिलनाडु। तो ये भारत की 5 आइकॉनिक साइट कही जाएंगी। सब कहां से जुड़ी हुई हैं? आईवीसी, सिंधु घाटी। अगला लिखो, और क्या बनेगा? ये तो आर्कियोलॉजिकल साइट हो गई। अगला लिखिए, म्यूजियम ऑन न्यूमिस्मेटिक्स एंड ट्रेड। न्यूमिस्मेटिक और व्यापार संग्रहालय बनेगा। म्यूजियम ऑन न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है सिक्के वगैरह को पढ़ते हैं ना, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन और व्यापार संग्रहालय बनेगा इन कलकत्ता, कोलकाता में। अगला लिखो, ट्राइबल म्यूजियम, आदिवासी संग्रहालय बनेगा इन रांची। ट्राइबल म्यूजियम इन रांची, आदिवासी संग्रहालय रांची में। और चौथा वाला अपन ने लिख रखा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम लोथल। पढ़ रखा है ना, वो तो बन ही रहा है, ठीक है। तो वो लिख लो, मैरीटाइम म्यूजियम लोथल, पुर्तगाल के साथ में मिलके मैरीटाइम म्यूजियम लोथल, ठीक है। लोथल यानी वापस वहीं पहुंच गया, गुजरात, अहमदाबाद के पास में, ठीक है। ये लिख लिया। आखिरी लाइन लिख लो आज की, टूरिज्म कंट्रीब्यूटेड 9.2% ऑफ इंडिया जीडीपी। पर्यटन ने भारत की जीडीपी का 9.2% बनाया। टूरिज्म कंट्रीब्यूटेड 9.2% ऑफ इंडिया जीडीपी। पर्यटन ने भारतीय जीडीपी का 9.2% बनाया इन 2018, 2018 में। एंड क्रिएटेड 42 मिलियन जॉब्स, और 42 मिलियन नौकरियां बनाई। एंड क्रिएटेड 42 मिलियन जॉब्स और 42 मिलियन नौकरियां बनाई थी, ठीक है। कल इसमें हम आगे पढ़ लेंगे। अगली हेडिंग डाल लीजिए। 2 हेडिंग हो गई। अच्छा, इस हेडिंग में एक चीज सॉरी छूट गई मुझसे। ट्राइबल म्यूजियम बनेगा, ट्राइबल म्यूजियम रांची में बनेगा, न्यूमिस्टिक्स और ट्रेड का कोलकाता में बनेगा। आर्कियोलॉजिकल साइट्स 5 लिख ली। एक और चीज लिख लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज विल बी मेड। भारतीय हेरिटेज संस्था बनेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज विल बी मेड, भारतीय हेरिटेज संस्था बनेगी। मोस्ट प्रोबेबली शायद से है वो दिल्ली, एग्जैक्टली नहीं अभी फिक्स हुआ है। दिल्ली मत लिखना, छोड़ देना, बस ये बनेगी इतना लिख देना। जब भी बनेगी तो हम पढ़ लेंगे। अगली हेडिंग, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण एवं मौसम, मौसम बदलाव, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। पेरिस क्लाइमेट सम्मेलन कौन से वर्ष में हुआ था? वो तो रियो है, पृथ्वी सम्मेलन। मैं पेरिस की बोल रहा हूँ, 2015। एकदम क्लियर रखना उसको, उसी से सब होने वाला है आगे, ओके। UNCCD वो तो वहाँ की कहानी थी, अर्थ और रियो समिट की, ओके। पेरिस सम्मेलन जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है पिछले 10 साल में, वो हुआ है 2015 में। तो वही भारत के लिए, उसमें पूरे विश्व के लिए टारगेट बने हुए हैं। आपके SDG गोल आ गए, उसमें वो नंबर 13, 14, 15 आ गए, जल, ठीक है, भूमि, उन सब के लिए। तो उससे जुड़ा हुआ लिखना है अपन को। लिख लो, अचीव टारगेट्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट समिट, पेरिस मौसम सम्मेलन के लक्ष्य प्राप्त करना। अचीव टारगेट ऑफ
पेरिस क्लाइमेट समिट, पेरिस मौसम सम्मेलन के लक्ष्य हासिल करना, कॉमा क्लोज थर्मल प्लांट्स, वे थर्मल प्लांट बंद करना, क्लोज थर्मल प्लांट्स, वे थर्मल या ताप संयंत्र बंद करना, whose emission is higher, जो ज्यादा प्रदूषण करें। अब वो ग्रीन पीस नाम की एक संस्था है जिसने एक रिपोर्ट जारी की थी कि दुनिया के शीर्ष 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 22 कहां पे आ जाते हैं, भारत में। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस के अनुसार 22 आउट ऑफ 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, 30 में से 22 सबसे प्रदूषित शहर, 22 आउट ऑफ 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, 30 में से 22 सबसे प्रदूषित शहर आर इन इंडिया, भारत में है, आर इन इंडिया, भारत में है। ये हेडिंग खत्म हो गई। अगला, इसी हेडिंग में अगले पे आइए, गवर्नेंस, प्रशासन, एनवायरमेंट क्लाइमेट खत्म, गवर्नेंस प्रशासन। अब इसमें लिखो प्रशासन में क्या बात हुई है जी। इन इंपॉर्टेंट है, 2022 में G20 सम्मेलन जो होगा उसमें अध्यक्षता कौन रहेगा, भारत, तो उसकी भी बात हुई है, लिख लो। इंडिया विल होस्ट G20 प्रेसिडेंसी, भारत G20 का अध्यक्ष बनेगा। इंडिया विल होस्ट G20 प्रेसिडेंसी, भारत G20 का अध्यक्ष बनेगा इन 2022, 2022 में। और 2022 क्यों आ रहा है, इतना जरूरी क्यों हो रहा है हर चीज में 2022? हाँ, 75 एनिवर्सरी की वजह से, इंडिपेंडेंस की वजह से। इट विल बी द 75 इंडिपेंडेंस ईयर ऑफ इंडिया, भारत की आजादी का 75वां वर्ष होगा। इवेंट में कितना पैसा लगेगा लिख लो, इवेंट विल कॉस्ट 100 करोड़, 100 करोड़ में 2 दिन का रहता है, 2 या ज्यादा ज्यादा एक हफ्ता तो कभी नहीं जाता, 4 दिन, 2-3, 100 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर वो स्पेशल पैकेज वगैरह जारी किया जम्मू कश्मीर के लिए, वो ठीक है। अगले पे आ जाओ, फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर्स, वित्तीय क्षेत्र। DICGC के तहत, अंडर DICGC इंक्रीज इंश्योरेंस डिपॉजिट, बीमा जमा की रेखा बढ़ाना, इंक्रीज इंश्योरेंस डिपॉजिट, बीमा जमा की रेखा बढ़ाना, फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख तक, फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख तक। DICGC का फुल फॉर्म लिखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और क्या करेंगे इस बार, ये लिखो अगला पॉइंट इसी में, अमेंडिंग द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनिमय अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। अमेंडिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग संशोधन अधिनियम को संशोधित किया जाएगा सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए। बिल्कुल सही है, टारगेट पहले क्या था, सरकारी बैंक, अब सहकारी बैंक हो जाएंगे टारगेट, क्योंकि सरकारी बैंकों का नेशनलाइजेशन तो हो गया, नेशनलाइजेशन के बाद में सबको एक साथ जोड़ने का काम भी हो गया, बची कुछ अब 12 बची, और उन 12 को तो जोड़ के एक कर नहीं सकते हम, अलग अलग तो रखना पड़ेगी, तब सहकारी बैंकों की तरफ ध्यान जाएगा।
तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस लाते हैं उसमें। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अगला, गवर्नमेंट विल सेल होल्डिंग ऑफ आईडीबीआई बैंक। सरकार आईडीबीआई का हिस्सा बेच देगी। गवर्नमेंट टू सेल होल्डिंग्स ऑफ आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का हिस्सा बेचेगी। वही पीपीपी करना, प्राइवेटाइजेशन। और फिर आखिरी लिख लो, अ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट विल बी क्रिएटेड। एक साख गारंटी ट्रस्ट बनेगा, बन सकता है। अ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कैन बी मेड। एक साख गारंटी ट्रस्ट बन सकता है फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए। फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए। टू प्रोवाइड डेप्ट, उधार देने हेतु। ठीक है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, ये नाम याद रख लेना। ठीक है, बाकी का काम अपन कल करते हैं।